मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत निकट आ गए हैं और अब एक तरह से कहें कि चुनाव ही चल रहा है। अब एक तरफ बिना किसी संदेह के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है और उसके पीछे वजह यही है कि एक तो देश में जिस तरह का मानस है, जिस तरह का माहौल है और जो लगातार होता हुआ दिखा है, विशेष करके महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो 2034 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, बहुत खराब परिणाम आया था उनके लिहाज से। वैसे तो 33 सीटें भाजपा के लिहाज से, पुराने रिकॉर्ड के लिहाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भाजपा जो 73 तक पहुंच गई थी और फिर उसके बाद 2017 की सरकार जिस प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी, फिर 2019 में भी उसकी सीटें गिर गईं और 2024 में तो मान लीजिए 33 ही रह गई और 2022 में भी सीटें उसकी गिरी। अब ऐसे में कई बार ये प्रश्न उठता है कि राजनीति क्या सीधे सीधे ऐसे चलती है? ऐसे से तो नहीं चलती है। अगर ऐसे सीधे सीधे चलती तो 2007 में मायावती कभी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री नहीं बनती, 2012 में अखिलेश यादव कभी पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन ये हुआ और ये बड़ा अच्छा है। लोकतंत्र में इसको मैं बड़ा सुखद मानता हूं कि किसी भी पार्टी को इतना स्पेस नहीं होना चाहिए कि हम चाहे अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे जो करें, हम जो भी करेंगे जनता हमको स्वीकार करती रहेगी। ऐसा नहीं होता है। एक पक्का वाला वोट बैंक भी होता है, लेकिन वो वोट बैंक भी एक समय के बाद कहता है ना कि हम वोट बैंक नहीं है भैया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। अब उत्तर प्रदेश में इस वक्त की जो स्थितियां हैं उसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस आएगी, यानी अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी आएंगे, तो कांग्रेस की भी स्थिति कुछ अच्छी होगी, जैसे लोकसभा में हो गई कि 37 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो 6 सीटें कांग्रेस की भी लोकसभा में हो गई, तो ये होगा। लेकिन जो मुकाबला है वो मोटा मोटा सीधे सीधे कहें तो योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है। एकदम सीधा सीधा मुकाबला है और अखिलेश यादव कोई कमजोर नहीं है, बहुत उनकी ताकतवर पार्टी है, मजबूत पार्टी है। 111 विधायक हैं, 37 लोकसभा सांसद हैं। अब एक ही चीज है कि अगर जो यादव मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए हिंदू मत के लिहाज से, तब तो बात अलग है, वरना अखिलेश यादव बहुत मजबूत है। सवाल यह कि इसमें मायावती कहां खड़ी हुई और हर कोई कह रहा है, और मैं तो कहता हूं भाई खारिज मत करिए, अभी भी 10% के ऊपर का उनका मतदाता समूह है, उनका जो वोट बैंक कहा जाता है वो वोट बैंक है। और मायावती को लेकर कोई बहुत इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। मायावती कभी भी चुनाव से चुनाव के बीच में उस तरह की राजनीति नहीं करती हैं कि एकदम से लगे कि अरे मायावती दिख नहीं रही है, मायावती कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कभी होता नहीं है, वो कुछ करती नहीं। अब इसी बीच में दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग कर ली और उस स्टिंग में यह दिखाया कि मायावती कितने करोड़ों में टिकट बेच रही हैं। अब जाहिर है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो कई बार ये भी लगता है कि भाई स्टिंग तो करना ही चाहिए और बड़ा जरूरी है कि ये स्टिंग किया जाए। मायावती एक तरफ अंबेडकरवादी मिशन उसको आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ वो राजनीति वो फिर से कर रही हैं, या कहें कि मजबूती से करने की कोशिश कर रही हैं, जिसने उन्हें 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। अब देखिए, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात वो जमकर कर रही हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन वो सर्वजन की बात कर रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी है उस सर्वजन में बदली, तभी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री। अभी देखिए, बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को समाज को सन 2007 में यूपी में बीएसपी की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में उनके ऐतिहासिक योगदान के एक बार फिर सन 2027 के विधानसभा आम चुनाव में दोहराने के प्रयास में यहाँ जारी बैठकों पिछले दिशा निर्देशानुसार उनकी जमीनी तैयारियों व जनाधार को बढ़ाने संबंधी उनके कार्यकलापों आदि की गहन समीक्षा तथा चुनाव, ये वैसे ही उनका रहता है, उनकी जो लिखी रहती है मैं पढ़ रहा हूं। और पार्टी की आयरन लेडी सरकार, मायावती जी को आयरन लेडी सरकार कहा जा रहा है। दलितों की तरह ओबीसी समाज के सभी लोगों के वास्तविक हित व कल्याण, अर्थात उन सभी के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास के मामलों में बीएसपी पार्टी ये है। अब ये तो सब जानते हैं कि भाई जब ये कह रही हैं तो उसमें इनके में यादव नहीं रहता और अखिलेश जी वाले में जाटव नहीं रहता। अब उसी के साथ ये 16 तारीख की पोस्ट मैंने पढ़ी, 19 तारीख की एक उनकी पोस्ट है। जैसा कि सर्वविदित है कि
बीएसपी देश में बहुजन समाज व अपर कास्ट समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सच्ची व ईमानदार अम्बेडकरवादी पार्टी है। अब कोई कहेगा तो भैया अम्बेडकरवादी को करें तो कौन सा भाजपा अपने को अम्बेडकरवादी नहीं कहती। वो भी तो यही बताने में हैरान परेशान है ना कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं, और हर कोई आजकल अपने को अम्बेडकरवादी बता रहा है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इनकी क्यों नहीं मानी जाएगी। और जो भास्कर ने स्टिंग किया तो क्या लिख रहे हैं, इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने व उन पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं। जबकि बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, ये उन्होंने कहा। और जो पार्टी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो उनके साफ साफ कहा है कि एकदम ठीक है, बिल्कुल जो काम कर रहे हैं। तो यानी विश्वनाथ पाल के ऊपर कोई उनका भरोसा टूट गया हो, ऐसा नहीं है। वो स्क्रीनिंग में सब पे लगे, उनके ऊपर आरोप है, क्योंकि विश्वनाथ पाल के हवाले से ही आया था। अब जाहिर है ये स्टिंग हुआ तो उसमें ये भी सही है कि भास्कर के रिपोर्टर ने लिखा कि जब मायावती जी से मिलने की बात हो गई कि 5 लाख तो मायावती जी सिर्फ मिलने के लेती हैं, तो जैसे ही ये बात हुई तो वहां वो नहीं गए कि उनको पता था कि वहां बहुत टाइट चेकिंग होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो किया जाता है। लेकिन ये जो सर्वजन वाली राजनीति है अलग अलग तरह से लोगों को हिट करती है। और देखिए एक बात समझिए, देश में जो मानस है वो हिंदू विचार, हिंदू व्यवहार, हिंदू संस्कृति उसका है। लेकिन ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हिंदू कोई दोषी हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। इसको थोड़ा ठीक से समझिए। अगर कोई भी काम ऐसा होगा जो उसको, और यही होना भी चाहिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी का बंधुआ होकर किसी भी पार्टी का बंधुआ मतदाता को नहीं होना चाहिए। वरना कांग्रेस भी ऐसा थोड़ी ना है कि पहले दिन से वो सब गड़बड़ ही करती रही होगी। कांग्रेस पार्टी भी इसीलिए तो गड़बड़ हुई होगी ना, क्योंकि उसके साथ जुड़े लोग वो हमेशा कहते रहेंगे ना कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए। अब मायावती जी कह रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट और विशेषकर ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की तैयारी बीएसपी ने की है, उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, तब से विरोधी पार्टियां और विशेषकर खासकर समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है, बेचैन हो गए हो। जो कि सन 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है, जिस पर अपनी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत, नीति ये साफ साफ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में ब्राह्मण समाज अपने को उपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है, जबकि हमारे यहां उसको पूरा हिस्सा, पूरा सब कुछ मिलता है। अब ये अच्छा है कि पार्टियों को ये बात समझ में आती है। और कई बार मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को इसलिए भी नहीं बांटना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग उत्तर प्रदेश को बांटने के पक्ष में रहते हैं, मायावती भी बांटने के पक्ष में रहती हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा राज्य है ना कि आप किसी एक जाति के खिलाफ, किसी एक जाति के पक्ष में, किसी एक जाति से ऐसे नहीं कर सकते। सबको लेकर चलना पड़ेगा, चाहे जो पार्टी हो। चाहे आप जो कहें कि फलाना का वो वोट बैंक है, धमाका का वो वोट बैंक है, लेकिन जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो उसमें सबको साथ लेना ही पड़ता है। फिर क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, या जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग जिनको हम कहते हैं, जो जातियां कहते हैं, उसे पिछड़ा कहना बंद कर देना चाहिए किसी को भी। लेकिन जो भी कहते हैं या जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, वो सब मिलाकर, और थोड़ा सा हिस्सा वो मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज वाला जनजाति वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मायावती को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि कहां से उनको जो पॉलिटिकल करंट है वो मिल सकता है, कहां से उनका माहौल बन सकता है। और अभी मैं मतलब चूंकि अपने शहर के बारे में भी पता करता रहता हूं, दूसरे शहरों में भी बहुत से लोग, और विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय भी कई, वो राजनीतिक तौर पर अपने लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मुझे बातचीत करते हुए थोड़ा लगा भी, क्योंकि मजबूत तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन ज्यादातर लोग मैंने देखा कि वो बहुजन समाज पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है
और दूसरी प्राथमिकता उनकी टिकट के लिए बहुजन समाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी बिना किसी संकोच के मैं कह रहा हूं कि वो मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में है। लेकिन कई बार कहते हैं ना, अंडरडॉग अंग्रेजी में एक शब्द है, कई बार कहते हैं कि अंडररेटेड है, इसको बहुत ठीक से देखा नहीं जा रहा है, बाद में पता चलता है कि असल में क्या है। ये भी हो सकता है, इसको समझ लीजिए। अब ये जो मतलब मैंने एक चुनाव में लिखा था बहुत पहले कि यूपी चुनाव में पंडित जी पांव लागी का वक्त आ गया, तो कई लोगों ने कहा कि इस तरह से क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो नेता कहते हैं वो भी तो यही कहते हैं ना कि ब्राह्मण पूज्य है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन फिर समझ लीजिए भाई, मायावती जी का पार्टी के मुखिया के तौर पर बड़े बड़े ब्राह्मणों को लाइन लगाकर आशीर्वाद लेते हमने देखा है। इसलिए इसको जरा समझिए, इसमें कोई भ्रम मत पालिए। लेकिन हाँ, समाज के तौर पर चूंकि सबसे बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश में, जो भी 13-14% है, और उसके बाद जाटा और वो सब आता है। मुस्लिम अकेले कहें तो वो सबसे ज्यादा है, करीब 15 से 20% के बीच में कहीं उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन एक समाज की बात करें तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। और अगर सारे जो जिनको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, कई लोग सवर्ण कहते हैं, कई लोग जनरल कास्ट कहते हैं, कई फॉरवर्ड कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है और उसमें जाहिर है कि दूसरे जो समाज है वो शामिल है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, न तो अकेले फॉरवर्ड, न अकेले बैकवर्ड, न अकेले SC ST, कोई भी अकेले नहीं जिता सकता। ग्रुप को साथ में आना होगा। क्या मायावती वही साधने की कोशिश कर रही हैं? और मायावती को एक बात बहुत अच्छे से और पता है, मुसलमान फिलहाल उनके साथ नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसने जानबूझकर चिपका दिया है कि मायावती जी तो भाजपा के साथ अंदर खाने हाथ मिला लिया है, कोई CBI ED का मामला है क्या, अमित शाह कुछ धमकाए रहते हैं क्या। मतलब ऐसे जो राजनीतिक तौर पर चलता है, इसका कोई आधार तो होता नहीं, लेकिन ये चलता है। लेकिन इससे कहीं विपक्षी नुकसान कर रहे हैं या मायावती का लाभ न कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कर रहे हैं बार बार कि वो भाजपा के साथ हैं, ये है वो है, तो कहीं एक वर्ग जिसको लगे कि अच्छा चलो हम क्या करें, तो पता चले कि भाजपा से छोड़ के बसपा में चला जाए, या समाजवादी पार्टी में भी एक वर्ग जो होगा उसको लगे कि नहीं इधर चले जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, आज की स्थिति में जो सबसे सीधा मुकाबला है वो भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 14 और 17 के बाद लगातार सीटों की संख्या के लिहाज से कम हुई है, ये भी मैं कह रहा हूं। आज की तारीख में मुझे कोई संदेह नहीं है कि यूपी में सरकार फिर से भाजपा की बन जाएगी, लेकिन राजनीति तो ऐसे चलती है और मैं इसका पक्षधर हूं कि जनता दबाव बनाकर रखे। अगर उसे लगेगा कि उसकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी तो उनको फिर से वोट देगी, और नहीं तो नया विकल्प चुनेगी। मायावती उसी नए विकल्प में अपनी भी भूमिका इस सर्वजन हिताय विशेषकर ब्राह्मण उसके जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। 2007 की याद 2027 में वो इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन 2 दशक में राजनीति बहुत कुछ बदलती भी तो है, उसके लिहाज से क्या मायावती कर पाएंगी, उसी से परिणाम का बहुत कुछ तय होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।